नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल के ऊपर जो बात हो रही थी, अनिल कुमार जी जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने आरटीआई किया और आरटीआई में 60% लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर हैं और बिहार के बाहरी को नौकरी दी गई है। 60% कैंडिडेट टीआरई 1 की मैं बात कर रहा हूं। और अतुल प्रसाद माननीय आईएएस अफसर जो हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि 60% लोगों को उन्होंने, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को उन्होंने चुन कर लाया और झारखंड के एमपी के लोगों को उन्होंने चुन कर लाया। और बिहार की जो स्थिति थी, नियोजित शिक्षक जितने सारे थे, 28,800 नियोजित शिक्षकों को उन्होंने बहाल कर दिया, यानी 60% यूपी वाले हो गए। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताकर रखा था कि 60% आरक्षण बाहरी कैंडिडेट को मिलने वाला है। आप सामने में देखिए चल रहा है, स्क्रीन पर देखिए चल रहा है ये लेटर। इसके बाद इतना ही नहीं है, लगभग 10,200 महिला की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश से। 10,200 महिला की भर्ती हुई है उत्तर प्रदेश से। ये आईएएस अफसर ऐसा था बिहार के अंदर, जो बिहार के बच्चों से इसको काफी नफरत थी। और इस नफरत के कारण जो रिजल्ट दिया गया है, इस रिजल्ट का तो चर्चा ही मत कीजिए कि किस तरह का रिजल्ट दिया गया है। भाइयों बहनों, आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं कि एक बात ऐसी है, आप लोग वीडियो के स्किप करके आगे मत बढ़ जाना, पूरी वीडियो को देखो कि क्या वीडियो है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि रीना यादव नाम की एक लड़की, जिसकी रोल नंबर 44 38 64, यानी हिंदी में इसको कहते हैं 44 38 64, 44 38 64, जिसका रोल नंबर है 9 नंबर लेटर में देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान में इस लड़की का चयन हुआ था। 82 नंबर लेकर आई थी, सामाजिक विज्ञान में थी और बाहरी कैंडिडेट थी, यानी बिहार की नहीं थी, उत्तर प्रदेश की होगी, झारखंड की होगी, या मध्य प्रदेश की होगी, दिल्ली की होगी, या भारत के किसी राज्य के अंदर वहां की लड़की होगी। वहां के रहने के बाद भी 82 नंबर पर इसका चयन हुआ था। इसका रोल नंबर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 44 38 64 44 38 64, सामाजिक विज्ञान में चयन हुआ था। भाइयों बहनों, सामाजिक विज्ञान का जब मैंने रिजल्ट निकाल कर देखा, उस रिजल्ट में यह रोल नंबर है ही नहीं। यह स्कैम घोटाला को समझिए। इस रोल नंबर को ढूंढने वाले को भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। भारत का राष्ट्रीय, जो एक तरह से स्तर पर देखा जाए तो धांधली हुई है, और जो धांधली को हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी बीपीएससी के ऊपर छापा मारने वाली है। और बीपीएससी को कोर्ट से ऑर्डर ले रही है आर्थिक अपराध इकाई की टीम कि मुझे ऑर्डर मिले कि मैं बीपीएससी पर छापा मारूं। बात यही खत्म नहीं होता है मेरे दोस्त। आज बिहार में एक तरफ देखा जाए तो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ, बेरोजगार लोग बेरोजगार ही रह गए। और मेरे वीडियो पर कमेंट करने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस लोग का, जो लोग का रोल नंबर नहीं दिया हुआ है मेरिट लिस्ट में, वो कैसे पहुंच गए नौकरी करने के लिए। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि औरंगाबाद के जो डीओ साहब हैं, डीओ साहब ने देखिए रोल नंबर भी लिखे हैं। रोल नंबर में 9th नंबर जो पॉइंट है उस पर देखिएगा 44 38 64 में आपको रीना यादव जो है, रीना यादव को मैं फ्लैश करके दिखा रहा हूं, सामाजिक विज्ञान की लड़की है। और इस रीना यादव का रोल नंबर मिल ही नहीं रहा है। और इस रोल नंबर को आप चेक करने के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर रिजल्ट भी डाल दिए हैं। क्योंकि यहां पर रिजल्ट में मैं शो करके नहीं दिखा सकता हूं। आप उस टेलीग्राम चैनल पर जैसे लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, वहां पर टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, वहां ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद एक पीडीएफ आपको मिलेगा, उस पीडीएफ को खोलकर वहां सर्च करके देखिए कि क्या रीना यादव वहां पर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मित्रों कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। भाइयों बहनों, एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि 60% बाहरी लोगों को बुलाकर, और एक बात और है, विशाल चौरसिया, इसके साथ साथ जितना सारा इसका टीम था, डॉक्टर शिव का टीम था, उन्होंने कहा भी था कि नीट का पेपर लीक होने वाला है। उन्होंने लीक करके भी दिखा दिया। आप लोग उनका भाषण सुनिए और उन लोग का टीम का तरीका सुनिए कि जो लोग नीट में पहले से थे, उत्तर प्रदेश का जो पुलिस की एग्जाम हुई उसमें थे, उसके साथ साथ तमाम बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें थे। और आपको यह बात पता होगा कि पहले भी बीपीएससी के जितने सारे ऑफिसर्स थे, उन सारे लोगों को जेल भेजा जा चुका था। लगातार इस पर जांच की विषय वस्तु बनी हुई है। आज बिहार के अंदर जो गरीब के बच्चे हैं, जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, आपको मैं बता देता हूं कि पूर्वी बिहार में जितने सारे क्षेत्र है, सीमांचल के क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जैसे अररिया, कटिहार, किशनगंज, जितने सारे क्षेत्र हैं,
सुपौल, जितने सारे क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र के अंदर बताइए रोजगार का कौन सा एक साधन है? उन गरीब बच्चों के लिए सरकार की जो नीति निर्देशक तत्व है, उस नीति निर्देशक तत्व को राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखते हुए आज बिहार में जब तक रोजगार बच्चों को नहीं मिलेगा, इन उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों को नहीं भगाया जाएगा, तो बताइए बिहार में किसको रोजगार मिलेगा? आज जो माताएं, जो बहनें अपने बच्चे को बीएड कराई हैं, गहना बेचकर कराई हैं, अपना माताएं और बहनें खेत बेचकर लड़कों को बीएड कराई कि नहीं मेरा बच्चा शिक्षक बनेगा, मेरा बच्चा टीचर बनेगा, न जाने तमाम सपना देखने के बाद भी उन माताओं और बहनों के साथ सरकार ने धोखा की और धोखा करने के बाद आज वोट भी ले रही है। एक बात बताऊं, अपने चाचा जी का लाश मैं 5 दिन पहले जला कर आया है, 4 से 5 दिन पहले गोरखपुर में उनकी देहांत हो गई। मेरा गांव गोपालगंज हुआ, उस गांव का रहने वाला हूं मैं। उस गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है, सदर हॉस्पिटल नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक से उनको धक्का लग गई थी। उस सदर अस्पताल में जाने के बाद उनके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तुरंत गोरखपुर रेफर किया गया और गोरखपुर ले जाने के दौर में उनको भर्ती कराया गया, वो अपने दम तोड़ दिए उन्होंने। एक 40 साल का उम्र का इंसान को मैंने जला कर आया हूं। आज बिहार की राजनीति के कारण और बिहार के अंदर जितने सारे लोग हैं, वो लोग हैं जो लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से केवल नेता बनते हैं और केवल एक ना हॉस्पिटल की बात करते हैं और ना ही बिहार के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है, ना ही कोई शिक्षा पर बात करता है, ना कोई स्वास्थ्य पर बात करता है। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छा रहती, अगर जातिवाद के लिए वोट नहीं हुआ रहता, तो आज मेरे चाचा जी मेरे साथ जिंदा रहते और आज मेरे जैसे कितने लोगों की चाचा जी और मम्मी जी और कितने लोगों को पापा जी एक्सपायर कर गए होंगे इसी हॉस्पिटल के कारण, इसी जातिवाद के कारण। जो लोग सोचता है कि जिस जाति के हम हैं, यादव कैंडिडेट है, हम राजपूत कैंडिडेट है, भूमिहार कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को हम जिता कर अगर भेजेंगे तो हमारी आने वाले समय में हमारी स्थिति और परिस्थिति ठीक हो जाएगी। आपके एक वोट देने से न जाने कितने बच्चों को रोड पर आ गए और न जाने कितने बार पेपर लीक हुई है और न जाने कितने लोग आज रोड पर आकर बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को ना जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बोलने के लिए समाज में ताकत भी नहीं है। इन ताकत को उजागर करने के लिए, इन ताकत को समझने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है। आज जो लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, यही बीजेपी की सरकार डगबंगला चौराहा पर आंदोलन करती है और एक जहानाबाद के महामंत्री जी की एक हत्या हो गई। डोमिसाइल की आंदोलन हुई थी, उस डोमिसाइल में आज सरकार आने के बाद भी बीपीएससी टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू नहीं करती है। बोलने के लिए अगर बोला जाए तो बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको मैं बोलकर आप लोग के सामने प्रकट कर सकता हूं, लेकिन दिल बहुत दुखित है। मैं 4 और 5 दिन से जितना मैं डिस्टर्ब हूं मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन बिहार की इस रीना यादव को देखिएगा, सर्च कीजिएगा मित्रों, सर्च कीजिएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मैं दिया हूं, जाकर वहां से सर्च कीजिए। उस रिजल्ट में देखिए 44, 38, 64 सामाजिक विज्ञान का, क्या वो रीना यादव वहां पर है? आज बिहार की जो समस्या बनी हुई है ना, बीपीएससी टीआरई 1 में जितनी बड़ी धांधली, जितनी बड़ी स्कैम हुई है, वो बंगाल से भी बड़ा है। सरकार अगर इसकी जांच कर देगी ना, सीबीआई जांच हो जाती है, सरकार अगर जांच कर देती है तो आज मैं बता देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार यह बात जानती है कि इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी स्कैम हुई है, बीजेपी भी यह बात जान रही है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बीजेपी को मैं शुरू से देखा हूं कि बोलते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इन बच्चों के साथ धोखा नहीं है जो बच्चे आज रोड पे घूम रहे हैं? 1 नंबर 2 नंबर जिसकी नहीं आई थी, आप 82 नंबर वाले उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं को शिक्षक बनाए हो जो महिलाएं रोड पर रहने वाली थी। क्या उस उत्तर प्रदेश में जाकर आपने हेलीकॉप्टर उतारा है? क्या उस उत्तर प्रदेश में जाकर आपने एक भी सांसद बनाने का काम किया है? क्या उस उत्तर प्रदेश में जाकर आप वोट मांगने का काम किए हैं? तेजस्वी यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीतीश जी, कि यह सांसद की चुनाव चल रही है, इस सांसद के चुनाव में जितने उत्तर प्रदेश वाले लोगों को आप नौकरी दिए हैं, क्या उस जगह पर आपकी हेलीकॉप्टर उतर रही है? क्या आप बीजेपी का प्रचार वहां पर जाके कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए? यह सरकार की नीति निर्देशक तत्व जिस दिन ठीक हो जाएगी ना, उस दिन बिहार के अंदर कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। यह सरकार की नीति निर्देशक तत्व ठीक हो जाएगी ना, तो आज बिहार के अंदर एक भी स्वास्थ्य की स्थिति खराब नहीं रहेगी। आज मैं बताने वाला हूं कि नीतीश जी का आंख खराब होता है या हल्का सा फीवर आता है तो दिल्ली चले जाते हैं दिखाने के लिए। उनको भी पता है कि बिहार की स्वास्थ्य स्थिति कैसा है।
मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव जी की बीमारी हुई थी, वो भी इंसान चले गए थे कहां, पारस हॉस्पिटल में दिखाने के लिए या कंकड़बा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। उनको भी पता है कि स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में कैसी है। आप तमाम भाइयों से मैं कहूंगा कि जब तक आप साथ नहीं दोगे, जब तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़ोगे, तब तक हमारी लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और मैं आप लोगों से बोलने वाला हूं कि मैं अब शिक्षक अभ्यर्थी नहीं हूं, मैं इस लड़ाई को बहुत दूर तक लेकर जाऊंगा। और मेरी वादा आज तक एक ही ऐसे इंसान हूं कि जो शुरू से लड़ते आया हूं और अंतिम तक लड़ूंगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगी, जब तक उन माताओं बहनों को जब तक उस कमी का एहसास नहीं हो जाएगा कि नहीं हमारा बच्चा नौकरी के लायक था, नौकरी जब तक लग नहीं जाएगा तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। और उन उत्तर प्रदेश वाले लोगों को मैं घर भेज कर रहूंगा, क्योंकि उस उत्तर प्रदेश वालों के लिए हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया था और आप लोगों ने आंदोलन नहीं किया था। आंदोलन किया था तो सिर्फ बिहार के बच्चे के नौकरी के लिए, ना कि उत्तर प्रदेश की नौकरी के लिए। यह तो डोमिसाइल नीति के जो मजाक उड़ी है और सरकार बोली है कि 14% 10 से 12% हम आरक्षण दिए हैं, और आरटीआई का रिपोर्ट बोलता है 60% आपने आरक्षण दिया है। एक बात मैं आपको बताऊं, 9th-10th में विकलांग वर्ग के लोग 43 सीट थी हिंदी में, मात्र 9 कैंडिडेट को बिहार में बहाल किया गया है और 35 कैंडिडेट को बुलाकर लेकर आया गया है उत्तर प्रदेश से। आरक्षण का केस बहुत गंदा होता है, यह बात याद रखिएगा। आरक्षण का केस से जो लोग बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल व्हाट्सएप बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आरक्षण का केस उन लोग कर रहा है, उससे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग हमको कॉल करना चाहते हैं, आप फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो भी आपके पास प्रूफ है आप हमको भेजिए, ताकि हम इस चीज को सबमिट करके आर्थिक अपराध इकाई की टीम को दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।